हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड और बाकी सभी अलग अलग बोर्ड्स, खास करके क्लास 12 की मैं बात कर रहा हूँ, इन सभी बोर्ड्स के लिए वन शॉट वीडियोस फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के लिए लाने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पहला लेक्चर मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट करूँगा और इसमें मैंने इलेक्ट्रोस्टैट के पहले चैप्टर को, इलेक्ट्रोस्टैट का जो फर्स्ट पार्ट है उसको अच्छे से डिस्कस किया है। अगर इस सीरीज के सारे लेक्चर्स अगर आप कंप्लीट करते हैं तो काफ़ी हद तक आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम में। ये वीडियोस काफ़ी लंबे नहीं होने वाले हैं, बहुत शॉर्ट में ये वीडियोस हैं। मैंने मेनली फोकस किया है मेन कॉन्सेप्ट्स पे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि पहला चैप्टर जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैट है और इलेक्ट्रोस्टैट में मेनली हम लोग को डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये पहला चैप्टर है। क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हम लोग? इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या हैं, चार्जिंग के अलग अलग टेक्निक्स क्या हैं, जैसे चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, कूलम्स लॉ क्या होता है, फोर्सेज जो बहुत सारे चार्जेज एक दूसरे पर लगाते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इन सारे चैप्टर सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो इस चैप्टर को अगर मैं एक सिंपल सेंटेंस में एक्सप्लेन करना चाहूँ क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक चार्ज के बारे में, और स्टैटिक चार्ज से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इन सारे टर्म्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पर हम लोग फोर्सेज, फील्ड, पोटेंशियल, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। किसकी वजह से? स्टैटिक चार्ज की वजह से। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैट दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैट की अगर बात करें हम तो दो टर्म से मिलकर के ये बना हुआ है, इलेक्ट्रो और स्टैट्स। इलेक्ट्रो का सीधा मतलब है चार्ज से, ठीक है, और इसका सीधा संबंध है स्टैटिक सिचुएशन से। स्टैटिक मतलब रेस्ट सिचुएशन से इसका सीधा संबंध है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं उन सारी चीज़ों के बारे में जो तब दिखाई पड़ती हैं जब चार्ज रेस्ट में हो, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैट का पहला वर्ड था और स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट होता है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया कहाँ से? इलेक्ट्रिसिटी जो एक वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है और ये इलेक्ट्रॉन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है एम्बर। एम्बर एक धातु है, एक खास तरह की धातु नहीं कहेंगे, एक खास तरह का मटेरियल है जो स्टार्टिंग फेज में जब इस पे डिस्कशन हो रहा था, जब इसके बारे में खोज हो रही थी, तो एम्बर, एबोनाइट, इन सारे मटेरियल्स को आसपास आपस में रगड़ करके, आपस में फ्रिक्शन करके कौन चार्ज हो रहा है, कौन किस तरह का चार्ज हो रहा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती थी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है और इसका सीधा मतलब होता है एम्बर, जो कि निकल करके आया है इलेक्ट्रॉन वर्ड से, ठीक है। बाद में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है ना, ये पढ़ा ही होगा आपने। इन 600 BC द ग्रीक फिलोसफर थेल्स of Miletus observed that when amber is rubbed with wool it attracts light object। मतलब ये स्टार्टिंग फेज की बात की जा रही है कि क्या हो रहा था स्टार्टिंग में। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी वर्ड दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से आया? इलेक्ट्रॉन वर्ड से। इलेक्ट्रॉन वर्ड का मतलब होता है एम्बर। फिर ये देखा गया क्या कि एम्बर को अगर वुल मतलब ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो ये देखा जाता है कि ये एम्बर जो कि ऊन से रगड़ा गया है ये फिर लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है। ये स्टार्टिंग की बात की जा रही है बस, ये ऐसा हो रहा था और इसी से शुरुआत होती है इस चैप्टर की।
चलिए तो आगे की बात करते हैं फिर। ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा भी होगा चैप्टर में, मतलब मैं बेसिक बेसिक बात कर रहा हूँ, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले बेसिक बात चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ पहले जो स्टार्टिंग हुई थी बातें उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ भाई कोई चार्ज कैसे आता है किसी ऑब्जेक्ट पर, कैसे शुरू में एक पर्टिकुलर टाइप का मटेरियल था जिसे एम्बर बोल रहे थे, दूसरा वुल है, ऊनी कपड़े है या एबोनाइट है, इसको आपस में रगड़ करके चार्ज किया जा रहा था। कहानी यहीं से शुरू होती है, ठीक है, और इसके बाद धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे ये एक्सपेरिमेंट आपको पता होगा, ये एक्सपेरिमेंट तो आपने देखा ही होगा, बहुत बार आपने किया भी होगा कि कोई कंघी है उसे सूखे बालों में आपने रब किया, सूखे बालों में रब करने के बाद छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े थे उनको आपने फैलाया और कंघी को आप नज़दीक ले गए, कॉम्ब को आप नज़दीक ले गए तो कागज़ के टुकड़े उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें इसी चैप्टर में आपको पढ़नी है कि ये कैसा हो रहा था, क्यों हो रहा था, ठीक है। आगे की बात करते हैं। तो ये भी वही एक्सपेरिमेंट है, इस बार हमने स्केल लिया है। आप वही एक्सपेरिमेंट सूखे बालों में स्केल को भी रब करके रगड़ करके कर सकते हैं, छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ये कैसे कैसे हो रहा था ये। चलिए तो बात आती है कि चीज़ों को चार्ज कैसे करें। चार्ज करने का मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज लाएं कैसे। तो यहाँ सबसे पहले सवाल आता है कि हाँ भाई चार्ज है क्या, चार्ज है क्या। किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज ला रहे थे, किसी ऑब्जेक्ट को रगड़ करके चार्ज कर रहे थे, क्या कोई और तरीका भी है चार्ज होने का, चार्ज करने का, वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे हो रहा था, कैसे चार्ज कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, और उसके भी पहले ये बात है कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे, चार्ज को अगर डिफाइन करने की बारी आए तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं चार्ज को। तो चार्ज को डिफाइन किया जा सकता है कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। देखिए मटेरियल का स्पेलिंग गलत हो गया। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच it exerts or experiences electric force। मतलब चार्ज किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत तरह के होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम बात कर रहे हैं किस तरह के फोर्स की, इलेक्ट्रिक फोर्स की। मतलब चार्ज क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट या तो इलेक्ट्रिक फोर्स, या तो नहीं, मतलब दोनों ही चीज़ें हो सकती है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर उस पर चार्ज होगा तो उसके पास एक प्रॉपर्टी होगी। चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करता है या एक्सपीरियंस करता है, या फिर दोनों कर सकता है, डेफिनेटली दोनों ही होगा। तो मैंने यहाँ पे यहीं पे लिखा कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट एक्सर्ट्स, और मुझे बेहतर लगेगा कि मैं यहाँ पर एंड का यूज़ करूँ क्योंकि दोनों ही चीज़ें हो रही होती है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स। तो चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट भी करता है और इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस भी करता है। ये अपनी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो अब बात आता है कि चार्ज कैसे कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। कोई ऑब्जेक्ट पर चार्ज आता कैसे है, कैसे किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है। चलिए देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जा सकता है। देखिए चार्ज करने के 3 तरीके होते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाँ भाई किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जा सकता है। 3 तरीके हैं चार्ज करने के। पहला चार्जिंग बाय रबिंग, मतलब फ्रिक्शन के द्वारा। दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन, मतलब एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी से टच करवाया तो चार्ज कर सकते हैं। और तीसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये तीनों चीज़ें क्या क्या होती हैं, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। पहला आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या हो रहा होता है, 2 बॉडीज हैं। बेसिकली ये हम लोग किसके लिए प्रीफर करेंगे, दिस मेथड इज प्रीफर्ड फॉर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के लिए प्रीफर करने वाले हैं हम लोग। प्रीफर्ड
फॉर हाँ यूज्ड या प्रीफर टू चार्ज इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स के लिए, ठीक है, इंसुलेटर्स को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं मैं डिस्कस करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि मेथड ऑफ चार्जिंग में ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता क्या है। दो बॉडीज़ हैं, दो इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब, इंसुलेटर का मतलब क्या लोहा आयरन इंसुलेटर है? नहीं। कागज़ है, रबड़ है। इंसुलेटर वो जिससे इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो नहीं करे। तो जब दो इंसुलेटर्स को आपस में रगड़ेंगे तो रगड़ने से होता है एक बॉडी और दूसरी बॉडी पर भी, पहली बॉडी और दूसरी बॉडी दोनों पे चार्ज आ जाएगा। जब दो ऑब्जेक्ट को रगड़ेंगे, कैसे? इंसुलेटर्स को। कंडक्टर्स के लिए हम लोग मेनली ये तरीका नहीं आजमाते हैं, इंसुलेटर के लिए आजमाते हैं। दो ऑब्जेक्ट को रगड़ेंगे, पहले बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया, दूसरे बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। चार्ज के बारे में तो पता ही होगा, दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर मैंने डिस्कस नहीं किया तो मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ कि चार्ज कितने तरह के होते हैं। टाइप्स क्या होते हैं चार्ज के? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कुछ लोग कहते हैं कि तीन तरह के चार्ज, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। आगे की बात करते हैं। तो ये मेथड है चार्जिंग का, जिसमें कि दो इंसुलेटर्स को रगड़ करके एक पर पॉजिटिव लाएंगे तो दूसरे पर नेगेटिव लाएंगे। ये मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहलाती है। इसमें क्या खास बात दिखाई पड़ती है कि अगर ऐसा रबिंग करके आप दो बॉडी को रब करके चार्ज कर रहे हैं, तो अगर इस पर मान लो कि +10 कूलम चार्ज आया है तो इस पर आएगा -10 कूलम चार्ज, ठीक है। +10 कूलम इस पे आया है तो इस पर -10 कूलम चार्ज आएगा। अब फिर से कोई पूछ रहा है कि चार्ज का यूनिट है। चलो भाई, चार्ज का यूनिट तो मैंने बताया ही नहीं। चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी। SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, हाँ, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है जी, बताओ। कूलम्ब। इसे सिंबल में कैपिटल C लिखते हैं। अच्छा, कुछ और यूनिट्स होते हैं जो बिहार बोर्ड में और भी पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ कुछ अलग यूनिट्स की। जैसे एक यूनिट होता है जिसे बोलते हैं CGSE यूनिट, CGSE यूनिट ऑफ चार्ज, CGS यूनिट ऑफ चार्ज। पता है CGS यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? CGS यूनिट ऑफ चार्ज, CGS यूनिट ऑफ चार्ज होता है ESU। इसे स्टैट कूलम भी बोलते हैं, स्टैट कूलम भी बोला जाता है, ठीक है। CGS यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? स्टैट कूलम। 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। तो अगर उल्टा बात करें, अगर आपसे मैं पूछूं कि 1 ESU बराबर, तो 1 ESU बराबर हो जाएगा 1 / 3 × 10⁻⁹ कूलम। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए फिर से आते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग पर। कैसे चार्ज कर रहे थे? पहला तरीका, दो इंसुलेटर्स को रब कर दिया, दोनों पे चार्ज आ गया, एक पर पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। क्यों आया? कि जब रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से कूद करके दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये है, अगर इस पे +10 कूलम आएगा तो इस पे -10 कूलम आएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे वही चीज़ मैं दिखा रहा था आपको कि अगर किसी एनिमल फर पे प्लास्टिक की रॉड से रगड़ो, इसे आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। प्लास्टिक की जो चेयर है, प्लास्टिक की चेयर पे आप सूखे टॉवल से आप रगड़ो, सूखे टॉवल से रगड़ो, आपको दिख जाएगा, आपको फील होगा। कैसे? उसके बाद अपने हाथ को आप प्लास्टिक के टेबल, एक बार क्या करो, प्लास्टिक की टेबल है, प्लास्टिक की टेबल को आप सूखे कपड़े से रगड़ो, और उसके बाद प्लास्टिक की टेबल के पास या प्लास्टिक की कुर्सी के पास अपने हाथ ले जाओ। आप देखोगे कि कुछ यूनिक चीज़ दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल। अब क्या दिखाई पड़ रहा है आप मुझे कमेंट में बताना। अब देखो क्या हो रहा होता है रब करने पर। ऐसा क्या हो रहा होता है कि ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है रब करने पर। When glass rod is rubbed with a silk, glass acquires positive charge and silk acquires negative charge। क्यों ऐसा हो रहा है? सोचो कि अगर ये सिल्क है और ये
ग्लास है, दोनों को रगड़ा आपने, तो सिल्क पे आया नेगेटिव चार्ज। इसका सीधा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन, अब मैं इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, इलेक्ट्रॉन सिल्क से जंप कर गया, ग्लास से जंप कर गया सिल्क में, और तो सिल्क में आ गया, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया शायद, क्या नहीं सही है, सिल्क पे आ गया नेगेटिव चार्ज और ग्लास पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के सवाल कई बार पूछे गए हैं एमसीक्यूज में, कि अगर ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो सिल्क पे कौन सा चार्ज आता है सिल्क पे नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क में चला जाता है। अगर प्लास्टिक को रब किया जाए फर से, प्लास्टिक को फर से रब किया जाए तो प्लास्टिक एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। इस केस में बताओगे तुम कि अगर प्लास्टिक को ये प्लास्टिक था, उसको मैंने फर से फर से रब किया, मुझे बताओ प्लास्टिक को फर से रब करने पर अगर प्लास्टिक पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो जाहिर सी बात है फर से इलेक्ट्रॉन ने कहाँ जंप लगाया होगा, प्लास्टिक पे लगाया होगा। ठीक है, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती कैसे? अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो चार्ज कैसे आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के जंप होने से आ रहा है। मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन जंप हो जा रहा है, इसकी वजह से एक बॉडी पर पॉजिटिव और दूसरे बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ भी है कि इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ऑन बॉडीज व्हेन टू सुटेबल बॉडीज रब्ड विथ ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपके बोर्ड में एग्जाम में आता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो यही आप स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ऑन ए बॉडी, इलेक्ट्रिसिटी जो बॉडी पर डेवलप हुआ, कैसे? जब दो सुटेबल बॉडी को आपस में रब किया गया। जब दो सुटेबल, मेनली कैसे बॉडी को चुनते हैं? इंसुलेटर को चुनते हैं। ठीक है, तो दो इंसुलेटर्स को अगर आपने रब किया एक दूसरे के साथ, तो एक बॉडी पर नेगेटिव दूसरे बॉडी पर पॉजिटिव, इस तरह की चार्ज, इस इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्यों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं? क्योंकि इंसुलेटर जो होते हैं उसको अगर आप रब करेंगे, मान लो एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव आया, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बॉडी पर जो आए हैं, जिस जगह पे अगर पॉजिटिव चार्ज है उसी जगह पर स्थिर रहेगा। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज स्थिर है, रुका हुआ है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज स्थिर है, रुका हुआ है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इस केस में इसलिए डेवलप होगा क्योंकि इंसुलेटर पे चार्ज जहाँ पे दिया जाता है वहीं रुक जाता है, मूव नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर इंसुलेटर इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसुलेटर को चार्ज कर रहे हैं इस मेथड से, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही डेवलप होगी क्योंकि इंसुलेटर पे चार्ज मूव नहीं करता है। दूसरा मेथड, ये तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन था, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। अच्छा, एक बात और, आपको ये तो पता ही होगा कि लाइक चार्जेज अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं? हाँ, लाइक चार्जेज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेज में रिपल्सन, अनलाइक चार्जेज में अट्रैक्शन। तो यहाँ पे अट्रैक्शन दिखाई पड़ रहा है आपको, यहाँ पे रिपल्सन दिखाई पड़ रहा है। ये तो बेसिक बात है, ये तो आप जानते ही होंगे। अब देखो, इलेक्ट्रोस्कोप देखा है कभी आपने? इलेक्ट्रोस्कोप, क्या काम है इलेक्ट्रोस्कोप का? इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जो कि मेजर्स द अमाउंट ऑफ चार्ज also detects टाइप ऑफ चार्ज। कितना चार्ज है और किस तरह का चार्ज है ये डिटेक्ट करने के लिए ये डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप एग्जाम में इसके बारे में अगर पूछा जाता है कि कौन सा डिवाइस कैसे काम करता है, यहाँ पे एक मेटल बॉल होता है, इसके पास अगर आप कोई चार्ज बॉडी ले जाएंगे तो यहाँ पे दो बहुत ही पतले मेटल के फॉयल होते हैं, पतले मेटल की फॉइल्स होती हैं। ये मेटल फॉयल जैसे किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, उस आधार पर आप इस पे चार्ज पता कर सकते हैं कि कैसा चार्ज होगा इस पे, और कितना अमाउंट चार्ज है ये भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है इसके बारे में, बस ये आपको फिलहाल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि ये क्या काम करता है। चार्ज के अमाउंट को बता सकता है कितना चार्ज है, और चार्ज के वैरायटी टाइप को भी बता सकता है। कितने तरह के चार्ज होते हैं? 2 तरह के। ठीक है, चलिए, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं पता है आपको? कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की अगर बात करें, कंडक्टर्स क्या होते हैं?
कंडक्टर्स वो हैं जो करंट को आसानी से फ्लो करने देते हैं खुद से, ठीक है। कंडक्टर्स वो होते हैं जो करंट को आसानी से फ्लो करने देते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स वो होते हैं जो करंट को अपने से फ्लो करने नहीं देते हैं। बट इसके पीछे वजह क्या है? आपको पता है कि कंडक्टर्स आसानी से करंट को फ्लो करने इसलिए देते हैं क्योंकि उसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पता ही होगा आपको कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो किसी पर्टिकुलर एटम से बाउंड नहीं होते हैं, उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे के टॉपिक्स में हम इसके बारे में बात करेंगे भी। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या न के बराबर होती है। इंसुलेटर्स के एग्जांपल आप देख सकते हैं, पोर्सिलिन, ग्लास, प्लास्टिक, नायलॉन, ठीक है। और कंडक्टर्स में जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स, इवन ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडीज, ये सभी कंडक्टर्स हैं। और अर्थ तो सबसे बड़ा कंडक्टर है, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलिए, अब आय की बात करने के लिए हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और आपको बताएंगे। आप इस बीच क्या करो, आप फटाक से जो भी चीज़ें मैंने शॉर्ट में समझाई है उसको आप तुरंत से एक बार रिवाइज कर लो, ताकि दूसरे पार्ट में हम लोग आय की बात करें, ठीक है।